नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है विनय क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास का आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के मध्य था। मौर्य वंश के अंदर हमें महत्वपूर्ण रूप से या मुख्य रूप से 3 राजाओं के बारे में पढ़ना है: चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक महान। ये 3 राजाओं के बारे में हमें छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें इसमें हमें पढ़नी है। सबसे पहले हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें, उससे पहले हम पढ़ते हैं कि मौर्य वंश अस्तित्व में कैसे आया। मौर्य वंश से ठीक पहले भारत में 16 महाजनपद थे। इसमें से सबसे जो प्रमुख महाजनपद था वो था मगध। इस समय सिकंदर, जो कि विश्व विजेता बनने का सपना लेकर के और पूरे विश्व में आगे बढ़ रहा था, और जब उसकी सेना भारत की सीमा के पास पहुंची तो उस समय एक प्रतापी आचार्य चाणक्य ने भारत के प्रत्येक राजा के पास जाकर के सहायता मांगी और उनको सावधान करने का प्रयास किया, सचेत करने का प्रयत्न किया कि सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा है, हम सभी मिलकर के एक होकर के उसका मुकाबला करें, तभी हम उसको हरा सकते हैं, या फिर उसके विश्व विजेता बनने के सपने को हम भारत में आकर के रोक सकते हैं। लेकिन किसी ने भी आचार्य चाणक्य की सहायता नहीं की। तब जाके आचार्य चाणक्य भारत के सबसे शक्तिशाली जो शासक हैं, पटना के शासक नंद के पास पहुँचे और उनके पास भी इसी प्रकार की सहायता की मांग की। लेकिन ज्ञानानंद ने भी आचार्य चाणक्य को मना कर दिया और इतना ही नहीं, उनको अपमानित भी किया। चाणक्य को सभा के अंदर अपमानित करके और वहाँ से बाहर निकाल दिया, और यहाँ से आचार्य चाणक्य ने संकल्प लिया कि वो नंद वंश का समूल विनाश करके ही मानेंगे। और यही कारण है कि इसके बाद आचार्य चाणक्य ने एक विशेष अभियान चलाया। वो वन दर वन भटके और एक समय उनको चंद्रगुप्त मौर्य से उनका सामना होता है, और चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षित करके प्रशिक्षित करके एक सेना बनाई और उस सेना बना करके ज्ञानानंद के ऊपर आक्रमण किया और ज्ञानानंद की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को वहाँ का सम्राट बनाया और इस प्रकार से भारत में मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो मौर्य वंश की जो स्थापना करने वाले जो शासक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, या हम कह सकते हैं कि मौर्य वंश के प्रथम जो शासक हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य है, जो कि 322 ईसा पूर्व में भारत के सम्राट बनते हैं। अब सबसे पहले प्रश्न ये बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? क्षत्रिय था, ब्राह्मण था, वैश्य था या फिर शूद्र था? तो इसके बारे में भी इतिहासकारों के अंदर मतभेद है। सबसे पहला जो मत है वो है जैन साहित्य या बौद्ध साहित्य का। जैन और बौद्ध साहित्य के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य है वह क्षत्रिय था, जबकि रोमिला थापर एक इतिहासकार है, उसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य वैश्य था। ब्राह्मण साहित्य से हमें ये जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था, जबकि एक बहुत ही भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तक है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जिसके राइटर हैं विशाख दत्त, इनके अनुसार चंद्रगुप्त जो मौर्य है वह वृषल था। वृषल का मतलब होता है जिसका जन्म निम्न कुल में या निम्न जाति में हुआ है। तो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य निम्न कुल का था। तो यहाँ से ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? तो आपको ध्यान में रहे ये विशाख दत्त की रचना थी। ठीक है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की, और इसके अनुसार जो मौर्य थे वह निम्न कुल के थे या फिर वृषल थे। तो यहाँ से ये चारों बिंदु आपको ध्यान में रखना है, कौन से साहित्य के अनुसार या फिर कौन से इतिहासकार के अनुसार या कौन सी पुस्तक के अनुसार मौर्य किस जाति के थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इन चारों मतों में से जो सर्वाधिक प्रचलित
या फिर जो स्वीकार्य मत है वो है जैन और बौद्ध साहित्य का। यानी यह माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो क्षत्रिय था। ठीक है, यह सर्वाधिक प्रचलित मत है। अब मौर्य वंश की या मौर्य काल की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और प्रशासनिक जो व्यवस्था है, या फिर ये जितनी भी बातें हैं जो हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में, इनकी जानकारी का स्रोत क्या है या फिर इनकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो इनकी जो जानकारी है वो हमें प्राप्त होती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है इंडिका, जिसका प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इंडिका किसकी पुस्तक है? तो इंडिका पुस्तक है मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज एक यूनानी इतिहासकार है जो कि सेल्यूकस निकेटर के दरबार में था, और जब चंद्रगुप्त की इनसे संधि होती है सेल्यूकस निकेटर से, तो यह अपने दूत को मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजता है, और वहाँ पर आकर के मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखी थी जो कि बहुत ही फेमस हुई, और उस पुस्तक का नाम है इंडिका। तो एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका, या फिर इंडिका किसकी पुस्तक है? तो वह है मेगास्थनीज की। या फिर अगर थर्ड क्वेश्चन इसमें बने तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से हमें कौन से वंश की जानकारी मिलती है? तो यह आपको ध्यान रखना है कि इंडिका से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है वो वर्तमान में हमें नहीं मिलती है। ये पुस्तक या तो नष्ट कर दी गई या फिर जो विदेशी आक्रमणकारी है उनके द्वारा उसको जला दिया गया। तो अभी जो हमें इंडिका प्राप्त होती है वो इंडिका हमें प्राप्त होती है एरियन की। एरियन ने भी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम भी है इंडिका, और ये इंडिका जो पुस्तक है इसके अंदर भी हमें मौर्य वंश की ही जानकारी मिलती है, या फिर इस पुस्तक के अंदर हमें जानकारी मिलती है कि मेगास्थनीज ने किस प्रकार से उस समय काल और परिस्थिति का व्याख्यान उस पुस्तक के अंदर किया था। तो एरियन की पुस्तक का नाम भी यहाँ पर इंडिका है, लेकिन एग्जाम में जो प्रश्न आता है उसमें इंडिका का जो राइटर है वो हमेशा मेगास्थनीज ही आपको मिलेगा, तो ये आपको ध्यान रहे। इसके अलावा टॉलमी की एक पुस्तक है ज्योग्राफी, इससे भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जबकि प्लिनी की पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिका, और इससे भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो ये जो जानकारी के स्रोत हैं इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में आपको ध्यान रखना है मेगास्थनीज और एरियन दोनों की ही पुस्तक का नाम इंडिका है। टॉलमी की पुस्तक का नाम हमें ज्योग्राफी है, जबकि प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका। तो ये तो हो गए जानकारी के स्रोत या फिर मौर्य कौन थे इसके बारे में हमने पढ़ा। आगे हम बढ़ते हैं जो यूनानी इतिहासकार है, क्योंकि मौर्य वंश की जो जानकारी हमें है वो मुख्य रूप से हमें यूनानी इतिहासकारों से ही मिलती है। ठीक है, तो जो यूनानी इतिहासकार है या जो ग्रीक साहित्य हमें प्राप्त होते हैं उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस या फिर एंड्रोकोटस कहा गया है। यूनानी इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि भारत में एक शासक था जिसका नाम सेंड्रोकोटस या फिर एंड्रोकोटस था, और जिसका युद्ध हुआ था सेल्यूकस निकेटर के साथ में। आगे चल के विलियम जोन्स नाम का इतिहासकार हुआ है, और उस इतिहासकार ने कहा है कि ये जो सेंड्रोकोटस है यही चंद्रगुप्त है, यानी चंद्रगुप्त को ही एंड्रोकोटस या सेंड्रोकोटस यूनानी इतिहासकारों ने कहा है। दोनों एक ही व्यक्ति है, दोनों अलग अलग व्यक्ति नहीं है, क्योंकि जो भारतीय इतिहासकार है उनकी पुस्तकों में हमें चंद्रगुप्त मौर्य नाम मिलता है, जबकि ग्रीक साहित्य में हमें एंड्रोकोटस या फिर सेंड्रोकोटस हमें नाम मिलता है। तो विलियम जोन्स ने ये बताया ये जो सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस जो संज्ञा का प्रयोग ग्रीक साहित्य कर रहे हैं, यूनानी इतिहासकार कर रहे हैं, ये वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो दोनों एक ही है, सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। तो ये बताया हमें विलियम जोन्स ने। अब ये जो चंद्रगुप्त संज्ञा है, चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त सबसे पहले हमें कहाँ से पता चला या कहाँ पर इस नाम का उल्लेख हमें मिलता है? उस नाम का उल्लेख हमें मिलता है रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख। तो रुद्रादमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, इस अभिलेख के अंदर हमें सबसे पहले चंद्रगुप्त नाम का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है चंद्रगुप्त मौर्य की जो चंद्रगुप्त संज्ञा है वो संज्ञा हमें सबसे पहले मिलती है
प्राचीनतम जो अभिलेख है रुद्रा दमन का, जूनागढ़ अभिलेख, वहां से हमें, तो यहां से दो प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। नंबर 1, चंद्रगुप्त संज्ञा का उल्लेख हमें कहां से प्राप्त होता है, तो वो हमें प्राप्त होता है रुद्रा दमन का जूनागढ़ अभिलेख से। और दूसरा प्रश्न ये भी यहाँ से याद रखना है कि जूनागढ़ अभिलेख किसने लिखवाया था, तो वो लिखाया था रुद्रा दमन ने। ठीक है, तो ये दो प्रश्न इस लाइन से बनते हैं। अगला है, एक इतिहासकार हुए हैं, इतिहासकार जस्टिन। इतिहासकार जस्टिन ने जो चंद्रगुप्त की सेना थी उसको लुटेरों की सेना कहा है। जस्टिन ये बताते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने आचार्य चाणक्य के साथ मिलकर के एक सेना बनाई और वो सेना लूटपाट करती थी पूरे भारत के अंदर, और इस प्रकार से लूटते लूटते ही उसने मगध के ऊपर आक्रमण किया और वहाँ के साम्राज्य को नष्ट करके और चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ का सम्राट बनता है। यानी वास्तव में वो जो सेना थी वो लुटेरों की सेना थी। ठीक है, तो लुटेरों की सेना चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को किसने कहा है, तो वो कहा है इतिहासकार जस्टिन ने। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की जो शिक्षा होती है वो होती है तक्षशिला के अंदर। आचार्य चाणक्य इसके शिक्षक होते हैं और वो तक्षशिला में ले जा करके इसको प्रशिक्षित करते हैं या इसको शिक्षा देते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूनान का जो शासक था सिकंदर, वो सिकंदर अपने सेनापति को भारत पर आक्रमण करने के लिए दोबारा भेजता है। यूनान का जो सेनापति था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर यूनान का शासक सिकंदर का सेनापति था और इसने भारत के ऊपर आक्रमण किया और इसका मुकाबला हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। और ऐसा माना जाता है कि बहुत ही भीषण युद्ध हुआ था और एक तरह से अगर कहा जाए तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजयी होता है और अंत में सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में संधि करनी पड़ती है। और इस युद्ध की जो जानकारी है, ये जो युद्ध हुआ है, इस युद्ध की जानकारी हमें मिलती है यूनानी इतिहासकार स्ट्रैबो और एपिनियास के द्वारा। यूनान के जो इतिहासकार हैं जो कि सेल्यूकस निकेटर के साथ में ही आए थे, उन्होंने स्वयं ये बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य संघर्ष हुआ था, एक युद्ध हुआ था और युद्ध के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य की सेना हावी थी सेल्यूकस निकेटर की सेना पर और अंत में जाकर के सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में संधि करनी पड़ती है। तो ये जो युद्ध हुआ और इस युद्ध के बारे में जो जानकारी है वो हमें देते हैं यूनानी इतिहासकार स्ट्रैबो और एपिनियास। ठीक है, अब जो संधि होती है तो संधि के अंदर कुछ जो क्षेत्र हैं मुख्य रूप से जहां पर सिकंदर ने पहले कब्जा कर रखा था, हथियार रखे थे, उसमें से जो 4 मुख्य क्षेत्र है एरिया, अराकोसिया, जट्रोसिया और पेरोपनिसडाई, इन क्षेत्रों को सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे। ठीक है, तो एरिया जिसको वर्तमान में हम हेरात कहते हैं, अराकोसिया जिसको हम वर्तमान में कंधार कहते हैं, जट्रोसिया जिसको हम वर्तमान में काबुल कहते हैं और पेरोपनिसडाई जिसको हम वर्तमान में बलूचिस्तान कहते हैं। तो ये जो 4 क्षेत्र है, ये 4 क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे। कौन कौन से क्षेत्र हैं? एरिया, अराकोसिया, जट्रोसिया और पेरोपनिसडाई। एरिया, अराकोसिया, जट्रोसिया और पेरोपनिसडाई, ये जो 4 क्षेत्र हैं, ये चारों क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए गए संधि के स्वरूप। इसके साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी से या अपनी पुत्री से करवाया। सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी हेलेना। हेलेना का विवाह सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में करवाया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये प्रथम विदेशी विवाह था। प्रथम विदेशी विवाह चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ हेलेना का साथ में। हेलेना कौन थी? हेलेना यूनान के सेनापति सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। तो संधि के फलस्वरूप हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में यहाँ पर किया गया। ठीक है, इसके अलावा और क्या किया? सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक दूत था मेगास्थनीज, इसको भी इसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जिसने आगे चल करके और मौर्य वंश की संपूर्ण जानकारी देने वाली एक पुस्तक, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक इंडिका की रचना की। ठीक है,
तो ये थी जानकारी इस युद्ध के बारे में, जो कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में होता है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना विस्तार जो है वो पूरे भारत में, लगभग पूरे भारत को वापस एकत्रित किया, संगठित किया, अखंड भारत का निर्माण किया और भारत की जो सेना थी, जो सीमा थी, उस सीमा को कंधार, काबुल से लेकर के और इधर ईरान, इराक तक अपनी सेना को, अपनी सीमा को बढ़ा दिया था। बहुत ही प्रतापी और महान शासक हुए चंद्रगुप्त मौर्य। अब सबसे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म के अनुयायी थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। यानी अंत में जाकर के इन्होंने एक जैन मुनि है भद्रबाहु, जैन मुनि भद्रबाहु, इनसे ये बहुत अधिक प्रभावित हुए और प्रभावित होकर के इन्होंने जैन धर्म को एक्सेप्ट कर लिया, यानी ग्रहण कर लिया। तो जैन मुनि भद्रबाहु ने इनको जैन धर्म के अंदर दीक्षित किया। तो ये दो प्रश्न यहाँ से महत्वपूर्ण बन सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म का अनुयायी था? तो आपको ध्यान रहे चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। और जैन धर्म में दीक्षित करने वाले जैन मुनि का नाम क्या था? तो जैन मुनि का नाम था भद्रबाहु। ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही महान प्रतापी शासक थे, लेकिन इनका जो जीवन काल है उसके जो अंतिम 12 वर्ष है उसमें भयंकर अकाल पड़ता है। यानी सूखा पड़ जाता है, बिल्कुल भी धन धान्य नहीं होता है, बरसात नहीं होती है, सरकारी जो खजाने हैं, अन्न के जो भंडार हैं वो रिक्त हो जाते हैं। इस कारण से चंद्रगुप्त मौर्य बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं और जब उन्हें लगता है कि उनकी जो प्रजा है वो भूख से मर रही है तो उन्होंने खुद भी खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। एक स्थान है श्रवण बेलगोला कर्नाटक के अंदर, और वहाँ पर जाकर के इन्होंने संलेखना कर लिया था। संलेखना या फिर संथारा कर लिया था। संलेखना क्या होता है? संलेखना होता है कि बिना कुछ खाए पिए अन्न जल का त्याग करके और भूख के द्वारा अपने शरीर को नष्ट कर देना या फिर मृत्यु को प्राप्त कर लेना। तो संलेखना या संथारा के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में अपने प्राणों को त्याग दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 298 ईसा पूर्व। स्थान कौन सा था? स्थान था श्रवण बेलगोला। कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर। कौन सी विधि के द्वारा प्राण त्यागे? तो इन्होंने संलेखना या फिर संथारा विधि के द्वारा अपने प्राणों को त्याग दिया। संलेखना क्या है? भूख के द्वारा अन्न जल का त्याग करके और अपने प्राणों का त्याग कर देना ही संलेखना है। तो 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ जी, तो 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना द्वारा अपने प्राण त्याग दिए और चंद्रगुप्त मौर्य के प्राण त्यागने के बाद में 298 ईसा पूर्व में उसका जो पुत्र होता है बिंदुसार, वह यहाँ का शासक बनता है। तो बिंदुसार 298 बीसी से, इसका जो कार्यकाल है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक। इसके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य है, जबकि जैन साहित्यों के अनुसार इसकी माता का नाम दुर्धरा था। बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। और इसका जो प्रधानमंत्री है, जो कि पहले चाणक्य था और बाद में इसका जो प्रधानमंत्री है उसका नाम है राधागुप्त। ठीक है, यूनानी जो इतिहासकार हुए हैं उन इतिहासकारों ने बिंदुसार को अमित्रोकेटस कहा है। अमित्रोकेटस या अमित्रघात कहा है। अमित्रघात शब्द का मतलब होता है शत्रुओं पर प्रहार करने वाला या फिर शत्रुओं का नाश करने वाला। शत्रुओं का नाश करने वाला जो होता है उसको अमित्रघात या अमित्रोकेटस कहते हैं। तो यूनानी इतिहासकारों ने बिंदुसार के लिए अमित्रोकेटस या अमित्रघात शब्द का प्रयोग किया है, जबकि वायु पुराण के अंदर बिंदुसार को मद्रसार कहा गया है और जैन ग्रंथों के अंदर बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। सिंहसेन जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार को कहा गया है। ठीक है, बिंदुसार का जो जन्म हुआ है वो शल्य चिकित्सा के द्वारा हुआ है, यानी ऑपरेशन के द्वारा। फर्स्ट सिजेरियन
बेबी ऑफ इंडिया यानी शल्य चिकित्सा के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा जन्म लेने वाला भारत का पहला कोई शासक था या पहला कोई व्यक्ति था तो वो था बिंदुसार। 298 ईसा पूर्व यानी आज से लगभग 2200 या फिर 2300 साल पहले भारत के अंदर ऑपरेशन के द्वारा एक बच्चे का जन्म हुआ था और उसका नाम था बिंदुसार। ठीक है, तो शल्य चिकित्सा के द्वारा इसका जन्म हुआ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से शासक का जन्म शल्य चिकित्सा के द्वारा हुआ है। वास्तव में क्या होता है कि लगभग जब इसकी जो माता है यानी बिंदुसार जो है वो 7 या 8 महीने का था, यानी इसकी माता जब प्रेग्नेंट थी तब ही उसके माता की मृत्यु हो गई थी और इसकी माता की मृत्यु होने के बाद में ऑपरेशन के द्वारा बिंदुसार को निकाला जाता है, यानी इसका जन्म करवाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि शल्य चिकित्सा के द्वारा इसका जन्म हुआ है। अब यहाँ पर बात आती है कि इसका नाम बिंदुसार क्यों है। तो जब इसका जन्म होता है बिंदुसार का जन्म होता है तो इसके शरीर के ऊपर बहुत सारे बिंदुओं के निशान पाए जाते हैं, यानी काले काले डॉट के रूप के अंदर इसके शरीर के ऊपर बहुत सारे निशान मिलते हैं और उन बिंदुओं के निशान के कारण ही इसका नाम बिंदुसार पड़ता है। ऐसी कथा है कि जो इसके पिता है चंद्रगुप्त मौर्य और उसके जो प्रधानमंत्री हैं चाणक्य, वो चंद्रगुप्त मौर्य को धीरे धीरे भोजन के साथ में बहुत ही कम मात्रा में जहर दिया करते थे। ऐसा क्यों करते थे? ऐसा इसलिए करते थे कि कल को मान लीजिए कि शत्रुओं के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य की अगर कोई वार्ता हो, उनके साथ में अगर भोजन हो और अगर शत्रु उनको भोजन के अंदर जहर देने का प्रयत्न करे तो उसके शरीर के अंदर पहले से ही जहर को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। चाणक्य बहुत ही चतुर थे और उन्होंने भविष्य को देखते हुए चंद्रगुप्त मौर्य को पहले से ही इस प्रकार से उनको तैयार किया और उनको जहर देना शुरू किया, ताकि अगर भविष्य में अगर ऐसी कोई घटना हो, उनको जहर के द्वारा मारने का प्रयत्न हो, तो चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर जहर को सहन करने की हिम्मत हो, उनकी बॉडी के अंदर इस प्रकार की क्षमता विकसित हो कि अगर उनको कोई जहर भी दे तो जहर के द्वारा उनकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो आचार्य चाणक्य जो है वो उनको जहर दिया करते थे। इस कारण से इसका जो प्रभाव है, इसका प्रभाव होता है उनके होने वाली संतान पर। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो संतान होती है उनके ऊपर इस जहर का असर होता है और उस जहर के कारण ही बिंदुसार के शरीर के ऊपर बिंदुओं के काले काले निशान पाए जाते हैं। ये बात जब बिंदुसार को पता चलती है तो बिंदुसार आचार्य चाणक्य को वहाँ से अपने दरबार से निकाल देता है और उनके स्थान पर नए व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, जिसको राजा गुप्त कहते हैं। तो प्रारंभ में तो चाणक्य ही बिंदुसार का प्रधानमंत्री था, लेकिन जब इसको इस बात की जानकारी हुई कि चाणक्य के कारण ही मेरे जो शरीर है उसके ऊपर इतने सारे बिंदुओं के निशान हैं, या फिर मेरा जो रूप है वो इतना बदसूरत है, इतना कुरूप है, उसका जिम्मेदार आचार्य उसने चाणक्य को माना। हालांकि चाणक्य की ऐसी नीति नहीं थी, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को बचाने के लिए या फिर सुरक्षित करने के लिए ही उसको जहर दिया था, लेकिन फिर भी बिंदुसार ने अपनी कुरूपता का जो कारण है वो चाणक्य को माना और उसको दरबार से निकाल दिया और उसके स्थान पर नए प्रधानमंत्री को नियुक्त किया। तो ये तो कहानी है बिंदुसार के जन्म की। पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, माता का नाम दुर्धरा, प्रधानमंत्री पहले चाणक्य, बाद में राजा गुप्त। यूनानी इतिहासकारों ने इसको अमित्रोकेटस या अमित्रघात कहा है। वायु पुराण के अनुसार इसका नाम मद्रसार है। जैन साहित्यों के अनुसार इसका नाम सिंहसेन है और इसका जो जन्म हुआ है वो शल्य चिकित्सा के द्वारा हुआ, यानी ऑपरेशन के द्वारा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें यह है कि जो मिस्र है, मिस्र का जो शासक है उसने एक दूत, डायनोसिस नाम का एक दूत है जो कि बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इसके अलावा सीरिया का शासक है एंटियोकस प्रथम, इसने भी डायमेकस नाम का एक दूत है वो बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो मिस्र के शासक ने कौन सा दूत भेजा था बिंदुसार के दरबार में, डायनोसिस, और सीरिया का शासक है एंटियोकस प्रथम, इसने डायमेकस नामक जो दूत है वो बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इस बात से
आपको इतना तो ध्यान रखना ही है कि कौन से दूत भेजे थे और किसने भेजे थे। इसके अलावा इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि सीरिया और मिस्र के ऊपर भारत का दबदबा था और भारत के जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य ने जो वहाँ पर अपनी धाक जमाई थी बिंदुसार के साथ भी वो जारी थी और यहाँ के जो शासक थे वो लगातार अपने जो दूत हैं वो यहाँ पर भेजते थे, भारत में भेजते थे। तो बिंदुसार के दरबार में भी ये 2 दूत यहाँ के शासकों ने भेजे थे। हम ये भी कह सकते हैं कि इन राष्ट्रों के साथ में भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध भी थे। अब इसके अलावा यूनानी एक इतिहासकार हुआ है इथीनियस। यूनानी इतिहासकार इथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने ये जो सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम है इससे 3 वस्तुएं मंगाई थी। एंटियोकस के अनुसार इथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक से 3 वस्तुएं मंगवाई। कौन कौन सी 3 वस्तुएं मंगवाई? मीठी मदिरा, सूखे मेवे, और सूखे मेवों में मुख्य रूप से इसने अंजीर की डिमांड की थी, और थर्ड थे दार्शनिक। ये 3 वस्तुएं मंगवाई थी क्योंकि जो यूनान है, यूनान की मीठी मदिरा बहुत ही फेमस थी, वहाँ के सूखे मेवे बहुत फेमस थे। इसके अलावा वहाँ के जो दार्शनिक होते थे वो भी बहुत विश्व के अंदर बहुत ज़्यादा प्रचलित थे, बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही विद्वान वहाँ के दार्शनिक हुआ करते थे। तो बिंदुसार को ऐसे लगा कि भारत के अंदर ऐसे दार्शनिक उसके दरबार के अंदर होने चाहिए जो कि उसके दरबार की शोभा बढ़ाए। तो वहाँ के जो शासक हैं, सीरियाई जो शासक है, उसने मीठी मदिरा और सूखे मेवे बहुत ही बड़ी मात्रा में बिंदुसार के पास भेजे, लेकिन दार्शनिक को भेजने से मना कर दिया। उसने बहुत ही विनम्रतापूर्वक बिंदुसार से आग्रह किया कि हम दार्शनिकों का व्यापार नहीं करते, नहीं उनका लेन देन करते हैं। यूनान के लिए जो दार्शनिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम दार्शनिक वहाँ से नहीं भेज सकते। तो इस प्रकार से उसने मीठी मदिरा और सूखे मेवे तो भेजे, लेकिन दार्शनिक को भेजने से वहाँ के शासक ने इनकार कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से इतिहासकार ने कहा था। जो इतिहासकार थे इथीनियस, उन्होंने कहा था कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक से 3 वस्तुएं मंगाई थी, और कौन कौन सी वस्तुएं मंगवाई थी वो आपको ध्यान रखना है। मीठी मदिरा, सूखे मेवे और दार्शनिक। तो मीठी मदिरा और सूखे मेवे तो उसने बहुत भेजे, लेकिन दार्शनिक भेजने से मना कर दिया। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है, सभी जितने भी, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो या हम बिंदुसार के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे सम्राट अशोक के बारे में, तो इनका जो धर्म है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि कौन से धर्म के अनुयायी थे, क्योंकि तीनों ही अलग अलग धर्म के अनुयायी है। तो बिंदुसार जो है वो आजीवक धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। जैन मुनि भद्रबाहु ने उनको दीक्षित किया था। यहाँ पर बिंदुसार जो है वो आजीवक धर्म का अनुयायी है। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, बिंदुसार कौन से धर्म का अनुयायी था। तो ये आपको ध्यान रखना है, बिंदुसार आजीवक धर्म का अनुयायी था। इसके अलावा जो बिंदुसार की सभा है उसके अंदर एक मंत्री परिषद थी, 500 सदस्य वाली मंत्री परिषद थी। एक मंत्री परिषद के अंदर 500 मेंबर थे, और उनका जो मुखिया था वो मुखिया था खल्लाटक। खल्लाटक नाम का एक व्यक्ति था जो कि इसका मुखिया था। तो ये ध्यान रखना है कि इसकी जो मंत्री परिषद थी 500 सदस्यों वाली, उसका जो मुखिया था, उसका जो प्रधान था वो था खल्लाटक। ठीक है। इसके बाद में, इसके समय में, बिंदुसार के समय में तक्षशिला, जो कि उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण नगर था जहाँ पर सीधा शासन था वहाँ के सम्राट का, उस तक्षशिला के अंदर 2 बार विद्रोह होते हैं। वहाँ के जो जागीरदार होते हैं, जो जमींदार होते हैं, उन्होंने 2 बार वहाँ पर विद्रोह कर दिया, और उस विद्रोह में से एक बार उसका दमन किया था अशोक ने, और दूसरी बार उसका दमन किया था सुसीम ने। अशोक और सुसीम दोनों ही बिंदुसार के पुत्र हैं। तो उन्होंने जब तक्षशिला के अंदर विद्रोह हुआ तो बिंदुसार ने अशोक और सुसीम को भेजा। तो एक बार जब विद्रोह हुआ पहली बार, तो उसका विद्रोह का दमन किया था अशोक ने, जबकि दूसरी बार जब विद्रोह हुआ तो बिंदुसार ने सुसीम को भेजा और सुसीम ने उस विद्रोह का दमन किया। जबकि जो नेपाल विद्रोह होता है उसका दमन करता है सम्राट अशोक।
ठीक है, अब ये सम्राट नहीं है, अब ये बिंदुसार का पुत्र है। उसके बाद में जब बिंदुसार की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में अशोक यहाँ पर शासक बनता है, बहुत ही प्रतापी शासक है, महान शासक है, और इसको इसीलिए हम सम्राट अशोक महान के नाम से जानते हैं। और इसके बाद में तो ये हो गया बिंदुसार, और अगला हम जो सम्राट पढ़ेंगे वो हम सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। और मौर्य वंश में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है सम्राट अशोक। ठीक है, तो सम्राट अशोक को हम विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।